हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शुक्र जनन एवं अंड जनन की क्रिया को रेखा चित्र सहित समझाइए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा युग्मक जनन है। जंतुओं में दो प्रकार के युग्मक होते हैं। नर युग्मक को हम शुक्र या शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और इनके निर्माण की प्रक्रिया क्रमशः शुक्र जनन एवं अंड जनन कहलाती है। तो अगर हम शुक्र जनन को देखें तो यौवन आरंभ होने पर वृषण के अंदर शुक्राणु जन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभेदित होकर के प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इन प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी और इन्हें हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, अतः गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। अब इन द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जो है वह समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है, अतः यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में पुनः कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी कोशिकाएं n अवस्था में ही होंगी और इन्हें हम शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं कहेंगे, जो कि अचल होती हैं और बाद में विभेदन के द्वारा ये प्रत्येक कोशिका जो है यह शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें पूंछ उपस्थित होती है। तो यहाँ पर केवल विभेदन होगा और शुक्राणु पशु शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि चल कोशिकाएं होती हैं। अगर हम अंड जनन को देखें तो यह क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है और अंडाशय में अंड जनी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ये भी द्विगुणित होती हैं और यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है और चूंकि समसूत्री में हम लोगों ने देखा है गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम प्राथमिक अंडक कहते हैं, ये कोशिकाएं भी द्विगुणित होंगी। अब इस प्राथमिक अंडक से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें से एक कोशिका आकार में बहुत छोटी और निष्क्रिय होगी, जिसे हम प्रथम ध्रुवीय पिंड कहेंगे। दूसरी कोशिका जो आकार में बड़ी है, इसे हम द्वितीयक अंडक कहेंगे और यह सक्रिय कोशिका है। प्रथम ध्रुवीय पिंडक या पिंड आगे विभाजन में भाग नहीं लेगा, जबकि द्वितीयक अंडक द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन या हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन का जो दूसरा चरण था, इसके द्वारा दो हिस्सों में विभाजित होता है और पुनः एक छोटी कोशिका बनती है, जिसे हम द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कहेंगे और दूसरी सक्रिय कोशिका जो आकार में बड़ी होगी, जिसे हम अंडाणु कहेंगे और यह पुनः n अवस्था में ही होगी। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद n और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री की तरह होता है, अतः यहाँ भी n। अब शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अगर हम महत्वपूर्ण अंतर को लें तो शुक्राणु जनन की घटना जो है यह यौवन आरंभ होने पर होती है, जबकि अंडाणु जनन की घटना स्त्री के गर्भ अवस्था में ही शुरू हो जाती है। जब यह अपनी मां के गर्भ में होती है तभी शुरू हो जाती है, लेकिन जन्म से पहले यह घटना अस्थायी रूप से स्थगित हो जाती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही प्रारंभ होता है, इसी समय यह घटना रुक जाती है। यहाँ पर जन्म हुआ और जन्म के बाद बाल्यावस्था के पश्चात यौवनारंभ और यौवनारंभ से ये घटना पुनः शुरू होती है। आशा करते हैं
आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।